हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट एंजाइम के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें एंजाइम्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एंजाइम्स आर प्रोटीनियस सब्सटेंस और जनरली ये जो एंजाइम्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? एज ए कैटलिस्ट, एक्ट एज ए कैटलिस्ट। अब एक्ट कर रहे हैं किसकी तरह? कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो ये कहां पर एक्ट करेंगे? इन बायोकेमिकल रिएक्शन। एक्ट एज कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन। और इसलिए इनको क्या बोला जाता है? क्योंकि ये कौन सी रिएक्शंस के अंदर एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होती हैं, जो लिविंग सेल्स में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट होती है, तो उनको क्या बोला जाता है? बायोकेमिकल रिएक्शन। इसीलिए जो एंजाइम्स है उनको और क्या बोला जाता है? बायोकैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इनको? बायोकैटलिस्ट। ओके। हिंदी में अगर हम बात करें तो एंजाइम्स जो होते हैं क्या होते हैं? प्रोटीनीय पदार्थ होते हैं। प्रोटीन के बने हुए पदार्थ होते हैं जो विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में किसकी तरह कार्य करते हैं? कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। कैटलिस्ट क्या होता है? उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं और इसीलिए इनको और क्या बोला जाता है? बायोकैटलिस्ट, या हिंदी में इसको बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। क्लियर? तो यहां पर हमने बात की कि एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीनीय पदार्थ होते हैं, प्रोटीनीय सब्सटेंसेस होते हैं विच आर एक्ट एज कैटलिस्ट इन डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन। सो दे आर ऑल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट। ये डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर हमने बात की कि एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, उनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो एंजाइम्स होते हैं, 99.99% जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। मतलब उनका नेचर क्या होता है? प्रोटीन नेचर होता है। ओके। नेक्स्ट हम बात करें कि एंजाइम, इसके अगर कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करें, इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें, तो सबसे पहले एंजाइम वर्ड को अगर हम लेते हैं और इसका हम अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं टू वर्ड्स के अंदर, इन एंड जाइम। इनका इनका मतलब होता है IN, इन जाइम। जाइम जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है ईस्ट। ईस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ईस्ट क्या होती है? एक फंगस होती है। ईस्ट क्या होता है? ये फंगस, फंजाई, कवक। ठीक है। यूनिसेलुलर होता है, ये एक कोशिकीय होता है एंड यूकैरियोट होता है। यूकैरियोट सेल है, यूकैरियोटिक सेल। ईस्ट तो फर्स्ट टाइम जो है इनको आइडेंटिफाई किया गया या इनको डिस्कवर किया गया किसमें? ईस्ट में, या ईस्ट में इनकी प्रेजेंस को देखा गया और इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? एंजाइम। इन ईस्ट, इन जाइम। जाइम का मतलब यहां पर क्या है? ईस्ट है। ओके। तो और जनरली जो होता है ये एंजाइम जो होता है, आप कैटलिस्ट के बारे में या एंजाइम्स के बारे में थोड़ा केमिस्ट्री के अंदर भी आप स्टडी करेंगे। एंजाइम्स हो गए या कैटलिस्ट हो गए, या हम बोल सकते हैं कि बायोकैटलिस्ट या कैटलिस्ट, इन दोनों का एक ही फंक्शन होता है कि ये डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उनको क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। अभिक्रिया की जो तीव्रता होती है उसको क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, ताकि जो रिएक्शन है वो जल्दी क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। और वो ये किस तरीके से करते हैं? बाय द डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है उसको ये क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है। सक्रियण ऊर्जा, हिंदी में इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा के मान को ये क्या कर देते हैं?
कम कर देते हैं और उसकी वजह से जो रिएक्शन होती है वो जल्दी क्या हो जाती है, प्रोसीड हो जाती है। ये एक्टिवेशन एनर्जी और सक्रियण ऊर्जा के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हमारा जो है एंजाइम का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो यहाँ पर हमने देखा डेफिनेशन और इसकी मीनिंग। अब इसकी हम हिस्ट्री के बारे में आए। अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें कि कौन से साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो है एंजाइम्स के बारे में बताया, तो सबसे पहले नाम आता है विली कुहने। सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है विली कुहने। विली कुहने जो है उन्होंने एंजाइम वर्ड दिया था इन 1878। विली कुहने 1878 में इन्होंने कौन सा वर्ड दिया था, एंजाइम वर्ड। एंजाइम वर्ड सर्वप्रथम एंजाइम जो शब्द है वो किसने दिया था, विली कुहने ने दिया था। उसके बाद में आता है एडवर्ड बुकनर। एडवर्ड बुकनर एडवर्ड बुकनर जो है इन्होंने 1897 में 1897, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड बुकनर, इन्होंने एक ईस्ट में एक कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी की थी और वो था जाइमेज कॉम्प्लेक्स। जाइमेज कॉम्प्लेक्स। जाइमेज कॉम्प्लेक्स डिस्कवर्ड इन ईस्ट। जो ईस्ट सेल होती हैं, जो एक फंगस होता है, उसमें एडवर्ड बुकनर ने 1897 में किसकी डिस्कवरी की, जाइमेज कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी की। ये जाइमेज कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसके अंदर 3 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, इन्वर्टेज, माल्टेज एंड जाइमेज। कौन कौन से, एक हो गया इन्वर्टेज, इन्वर्टेज एंजाइम, माल्टेज एंड जाइमेज। इन्वर्टेज, माल्टेज एंड जाइमेज एंजाइम्स होते हैं। देखो यहाँ पर जो इन्वर्टेज एंजाइम्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, ये जो इन्वर्टेज एंजाइम्स होते हैं जनरली डाइसैकेराइड्स जो होती हैं, डाइसैकेराइड जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज क्या होता है, एक डाइसैकेराइड होता है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है, और जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती है वो क्या होती है, एक तो ग्लूकोज होता है इसका, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज तो सुक्रोज को वापस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कौन सा एंजाइम करता है, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज ओके। इसी तरीके से जो माल्टेज एंजाइम होता है, माल्टेज एंजाइम वो माल्टोज, माल्टोज, माल्टोज भी एक क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। इसको माल्टेज एंजाइम 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज के अंदर क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ग्लूकोज की 2 इकाइयों के अंदर क्या कर देता है, तोड़ देता है। माल्टेज एंजाइम, सुक्रोज, माल्टेज, और थर्ड एंजाइम यहाँ पर है कौन सा, जाइमेज। जाइमेज एंजाइम जो होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जाइमेज एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। या तो क्या हो गया, इसके लिए सबस्ट्रेट कौन काम करेगा, ग्लूकोज, या फिर क्या हो सकता है, फ्रक्टोज। अगर यहां पर क्या प्रेजेंट है, जाइमेज एंजाइम, तो ये कन्वर्ट करता है इसको किसमें, C2H5OH, एथेनॉल प्लस CO2। ओके तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो जाइमेज कॉम्प्लेक्स होता है वो जनरली कौन से प्रोसेस में यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का जो व्यापारिक स्तर पर इसका उत्पादन होता है वो किसके हेल्प से किया जाता है, जाइमेज कॉम्प्लेक्स के हेल्प से किया जाता है। और ये जाइमेज कॉम्प्लेक्स किस में प्रेजेंट होता है, ईस्ट में प्रेजेंट होता है, और इस ईस्ट का नेम होता है सैक्रोमाइसी,
सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल लिया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, कॉमर्शियल स्केल पे एथेनॉल का हमको उत्पादन करना है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसके अंदर जनरली क्या प्रेजेंट होता है, सुक्रोज प्रेजेंट होता है या फिर क्या प्रेजेंट होता है, माल्टोज प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले तो ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है, कौन से एंजाइम, इन्वर्टेज किस में कन्वर्ट करता है उनको, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, एंड माल्टोज को माल्टेज किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। देन फिर किस एंजाइम का फंक्शन स्टार्ट होता है, जाइमेज का। जाइमेज ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर हमको ये क्या मिल जाता है, एथेनॉल का मिल जाता है। ये जो है ये डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, एडवर्ड बुकनर के द्वारा की गई थी, और ये कब की थी इन्होंने, 1897। और इसी डिस्कवरी के लिए इनको 1907 के अंदर क्या मिला, नोबेल प्राइज। क्या मिला उनको, नोबेल प्राइज। ओके, नेक्स्ट आता है जेम्स बी सुमनर। नेक्स्ट साइंटिस्ट यहां पर है एंजाइम से रिलेटेड, जेम्स बी सुमनर। जेम्स बी सुमनर, इन्होंने 1926 में सबसे पहले जो है एक एंजाइम है यूरिएज, यूरिएज एंजाइम, इसको ऑब्टेन एज ए क्रिस्टल, क्रिस्टल फॉर्म में इसको सबसे पहले ऑब्टेन किया। मतलब फर्स्ट एंजाइम जो कि क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्टेन किया गया या सेपरेट किया गया वो कौन सा एंजाइम था, यूरिएज एंजाइम है। और इसको सेपरेट करने वाले जो साइंटिस्ट है वो कौन से हैं, जेम्स बी सुमनर। 1926 में इन्होंने इसको क्या किया गया, अलग किया। और ये इसको इन्होंने जो सेपरेट किया क्रिस्टल फॉर्म में अलग किया वो था एक प्लांट से, कैनावेलिया इंसिफॉर्मिस, कैनावेलिया इंसिफॉर्मिस, कैनावेलिया इंसिफॉर्मिस ये क्या है, एक प्लांट है। और इसी प्लांट से जो है सुमनर ने सबसे पहले यूरिएज एंजाइम को क्या किया, क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्टेन किया। ओके, अब जो यूरिएज एंजाइम होता है उसका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, यूरिएज एंजाइम जनरली अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो यूरिया प्रेजेंट होता है उसको ये किस में कन्वर्ट करता है, यूरिएज एंजाइम अमोनिया NH3 प्लस CO2 में कन्वर्ट करता, ब्रेक डाउन करता है। ओके, तो यहाँ पर यूरिएज ये इंपॉर्टेंट क्यों है सुमनर, क्योंकि फर्स्ट जो एंजाइम है जो कि एज ए क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया गया वो कौन सा था, यूरिएज एंजाइम था। कौन से प्लांट से उसको किया गया ऑब्टेन, कैनावेलिया इंसिफॉर्मिस से किया गया। ओके, और यूरिएज एंजाइम का यहीं पर ये फंक्शन भी याद रखना है, यूरिया को किस में कन्वर्ट करता है, ये अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्जीलियस की। बर्जीलियस जो है 1835 बर्जीलियस 1835 इन्होंने बताया कि एंजाइम्स जो होते हैं या आइडेंटिफाई एंजाइम एज ए बायो कैटलिस्ट, आइडेंटिफाई एंजाइम्स एज ए बायो कैटलिस्ट। सबसे पहले एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट के फॉर्म में आइडेंटिफाई करने वाले कौन थे, बर्जीलियस थे।
ओके, नेक्स्ट आता है सुमनर एंड नॉर्थरॉफ। सुमनर एंड नॉर्थरॉफ, सुमनर का नाम अभी पीछे भी आएगा और इनका एक और है नॉर्थरॉफ के साथ में मिलकर इन्होंने सुमनर एंड नॉर्थरॉफ। नाइनटीन 1930 में इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। इन्होंने क्या बताया? एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। एंजाइम्स प्रकृति में कैसे पदार्थ होते हैं? प्रोटीनीय पदार्थ होते हैं, प्रोटीनीय सब्सटेंस होते हैं। ओके, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन यहाँ पर इसका एक्सेप्शन है कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसकी तरह काम करते हैं? एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, लेकिन वो क्या नहीं होते हैं? नेचर में प्रोटीन नहीं होते हैं। तो यहीं पर हम इनके एक्सेप्शन की बात करें, अपवाद के बारे में बात करें कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो है वो एंजाइम्स नहीं होते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन में कुछ क्या आते हैं? आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसकी तरह बिहेव करते हैं? जो एक्ट एज एंजाइम्स। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसकी तरह बिहेव करते हैं? एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है राइबोजाइम। इसका एक्सेप्शन है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपवाद के बारे में बात करें। फर्स्ट यहाँ पर आता है राइबोजाइम। राइबोजाइम एंजाइम। राइबोजाइम जो एंजाइम होता है, इसको जो डिस्कवर किया गया था वो किया था थॉमस सी ने। किसने डिस्कवर किया इसको? थॉमस सीह। इसको डिस्कवर किया थॉमस सीह ने डिस्कवर किया, और ये ऑब्टेन किया गया था एक प्रोटोजोआ से, टेट्राहाइमीना थर्मोफिला। ऑब्टेन फ्रॉम, किससे प्राप्त किया गया इसको? ऑब्टेन फ्रॉम ए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? टेट्राहाइमीना। टेट्राहाइमीना थर्मोफिला। थर्मोफिला। ओके, एक एंजाइम कौन सा हो गया? राइबोजाइम। ये एक्चुअल में क्या होते हैं? आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? आरएनए मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। और इसको डिस्कवर किसने किया? थर्मोसी ने डिस्कवर किया। किसमें इसको डिस्कवर किया गया? एक प्रोटोजोआ में, टेट्राहाइमीना थर्मोफिला। नेक्स्ट आता है राइबोन्यूक्लियेज पी। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? राइबोन्यूक्लियेज पी। सेकेंड एक्सेप्शन यहां पर आता है राइबोन्यूक्लियेज पी। राइबोन्यूक्लियेज पी, इसको डिस्कवर किया अल्टमान ने। डिस्कवर्ड बाय अल्टमान। अल्टमान ने इसको डिस्कवर किया। और ये जो होता है जनरली जो हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए होता है, ऑब्टेन फ्रॉम 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA। HNRNA के 5 प्राइम जो सिरा होता है उससे इसको क्या किया? प्राप्त किया। ये वहां पर या उससे इसको प्राप्त किया जाता है। अब ये HNRNA क्या होता है? एक क्लास के अंदर मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है? आरएनए का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के द्वारा डीएनए से किसका निर्माण होता है? आरएनए का निर्माण होता है। और इस आरएनए को किसके अंदर? ये बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। और जो ये आरएनए बना है, ठीक है, ये न्यूली फॉर्म जो आरएनए होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है? HNRNA। क्या बोलते हैं इसको?
HNRNA बोलते हैं। बाद में इसमें बहुत सारे जो है मॉडिफिकेशन किए जाते हैं और इसको इमेच्योर से मैच्योर में कन्वर्ट किया जाता है। ये सारा जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है? साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। तो जो राइबोन्यूक्लियस भी होता है HNRNA के कौन से एंड से? 5 प्राइम एंड से। अभी 5 प्राइम और 3 प्राइम आप लोगों को पता होगा। DNA RNA जो होता है, DNA RNA उसके 2 एंड्स होते हैं, एक 5 प्राइम एंड हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? 3 प्राइम एंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर HNRNA के कौन से एंड से इसको ऑब्टेन किया जाता है? 5 प्राइम एंड से। ठीक है, तो ये सेकेंड इसका एक्सेप्शन है राइबोन्यूक्लियस पी। फिर आता है थर्ड, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। थर्ड एक्सेप्शन यहाँ पर एंजाइम का, जो कि क्या नहीं होता है? एक प्रोटीन नहीं होता है। क्या होता है? RNA मॉलिक्यूल होता है। थर्ड कौन सा है? एक हमने पढ़ा राइबोन्यूक्लियस पी, एक राइबोजाइम, एंड थर्ड आता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ये जो एंजाइम्स होता है इसको जो डिस्कवर किया गया, डिस्कवर बाय नॉलर। किसने डिस्कवर किया इसको? नॉलर ने डिस्कवर किया। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उनके कौन से RNA में? ये 23S RNA। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनका कौन सा RNA? 23S RNA किसकी तरह बिहेव करता है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की तरह बिहेव करता है। अभी 23S RNA क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो राइबोसोम्स होते हैं, क्या होता है? राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन से टाइप का होता है? 70S टाइप का राइबोसोम होता है। कौन से टाइप का? 70S टाइप का। इसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं और जनरली जो राइबोसोम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? RNA प्लस प्रोटीन्स के। RNA प्लस प्रोटीन। ओके, तो जो 70S RNA राइबोसोम होता है उसकी 2 सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट 50S और स्मॉल 30S, ये 2 सब यूनिट्स होती हैं। 50S के अंदर 2 टाइप के RNA प्रेजेंट होते हैं, एक तो 23 एंड एक 5। एक तो 23S RNA होता है और एक कौन सा होता है? 5S RNA। और जो स्मॉल सब यूनिट होती है उसमें 16S RNA प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये इसकी सब यूनिट होती है। मतलब जो 23S RNA होता है वो राइबोसोम की कौन सी सब यूनिट में प्रेजेंट होता है? लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट होता है 23S RNA। और ये खुद किसकी तरह बिहेव करता है? एंजाइम्स की तरह। कौन सा एंजाइम? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। और ये कहाँ पर काम में आता है? अगर आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा तो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो वहाँ पर जो पेप्टिडाइड, न्यूली फॉर्म जो पेप्टिडाइड चेन होती है उसको A साइट से P साइट पर ट्रांसफर करने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो यहाँ पर इसके अंदर हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? प्रोटीनियस होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं? प्रोटीनीय पदार्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पर अपवाद में आप लोगों को याद रखना है, एक्सेप्शन में याद रखना है कि 3 एंजाइम, एक तो राइबोजाइम, एक तो कौन सा एंजाइम होगा? राइबोजाइम एंजाइम हो गया। एक कौन सा है? राइबोन्यूक्लियस पी, राइबोन्यूक्लियस पी। और थर्ड कौन सा हो गया? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन नेचर के नहीं होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं? RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करें कि दोनों में सिमिलरिटी। 2 चीज़ आती है यहाँ पर कि एक हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं अबाउट कैटलिस्ट, और बायोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं बायो कैटलिस्ट। तो दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटी है और कुछ क्या है? डिसिमिलरिटी है। कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। तो अगर हम इसके सिमिलरिटी के बारे में बात करें दोनों में, तो कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट दोनों ही बहुत माइन्यूट
अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत कम मात्रा के अंदर इनकी आवश्यकता होती है किसी भी बायोकेमिकल या केमिकल रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए। ओके और सेकंड आता है कि ये दोनों ही कैटलिस्ट एंड बायोकैटलिस्ट दोनों ही क्या करते हैं, एंजाइम्स की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, बाय द डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। दोनों ही क्या करते हैं, जो भी उस रिएक्शन के लिए एक सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके मान को ये दोनों क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ओके और थर्ड पॉइंट आता है, आफ्टर द रिएक्शन बोथ आर अनचेंज्ड। दोनों क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इनका काम होता है केवल एक जो सबस्ट्रेट होता है, क्रियाधार होता है, उसके साथ में जुड़ना, उसको जल्दी से किस में कन्वर्ट करना, प्रोडक्ट में, उत्पाद में कन्वर्ट करना और बाद में खुद क्या हो जाते हैं, वहां से सेपरेट हो जाते हैं। तो 3 पॉइंट्स हो गए। ये तीनों पॉइंट जो है कैटलिस्ट हो या बायोकैटलिस्ट मींस उत्प्रेरक या फिर एंजाइम, उनमें सिमिलरिटी होती है। पहले क्या है, बहुत कम क्वांटिटी में दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड होता है एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। एंड थर्ड है आफ्टर रिएक्शन ये अपरिवर्तित रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता। फिर आता है इनमें डिसिमिलरिटी कि जो कैटलिस्ट और बायोकैटलिस्ट है उनमें क्या असमानताएं हो सकती हैं। तो एंजाइम्स जो होता है, एंजाइम्स जनरली या बायोकैटलिस्ट जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं, पीएच एंड टेम्परेचर के लिए हाईली सेंसिटिव रहते हैं। क्या रहते हैं, पीएच और टेम्परेचर, पीएच और तापमान के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं। जबकि जो कैटलिस्ट होते हैं वो जनरली सेंसिटिविटी क्या करते हैं, कम शो करते हैं। मतलब जो पीएच और टेम्परेचर है उनके लिए क्या होते हैं, असंवेदनशील होते हैं। ओके तो पहला डिफरेंस तो हो गया दोनों में पीएच और टेम्परेचर के बेस पे। सेकंड आता है कि जो एंजाइम्स होते हैं या बायोकैटलिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि एक जो पर्टिकुलर एंजाइम है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को या क्रियाधार को ही किस में कन्वर्ट कर सकता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जो कैटलिस्ट होते हैं उनके साथ में जनरली ये केस नहीं होता है, वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं। वो जनरली एक से ज़्यादा जो रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन, उनमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा प्रकार के जो सबस्ट्रेट या क्रियाधार होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट में। तो फर्स्ट क्या था, पीएच और टेम्परेचर के बेस पे। पीएच और टेम्परेचर के लिए एंजाइम क्या होता है, हाईली सेंसिटिव होते हैं, जबकि कैटलिस्ट नहीं होते हैं। सेकंड आता है स्पेसिफिक जो एंजाइम्स होते हैं वो हाईली क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, जबकि कैटलिस्ट नहीं होते हैं। थर्ड आता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जबकि जो कैटलिस्ट होते हैं या तो क्या होंगे, मेटल आयंस होंगे या फिर क्या हो सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कोई कंपाउंड हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो ये दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ओके तो आज की क्लास में हमने बात की एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एंजाइम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके थैंक यू।